Okay, so going ahead with today's session, I will quickly revising हमने जो last session में किया था. We discussed special cases of capacitor in presence of a dielectric slab. तो आपको याद होगा हमने पहला स्पेशल केस लिया था. So it will be a very quick revision. हमारे पास पहला स्पेशल केस था. हमारे पास दो कैपेसिटर के प्लेट्स है. सो वी हैव कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स कंप्लीटली. मतलब थिकनेस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू प्लेट डिस्टेंस. ऐसा हमने पहला स्पेशल केस डिस्कस किया था. एंड ऑफ कोर्स एज यू नो capacitance in presence of a dielectric medium is given by A epsilon 0 upon यहाँ पे if you remember the equation, it is important for you to remember the equation क्योंकि जब तक equation याद नहीं होगा तब तक you will not be able to derive equations. तो A epsilon 0 by D minus T plus T by K ऐसा आता है. Now as I am saying कि जितना भी प्लेट डिस्टेंस है उसमें हमने उतने ही थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दिया तो T इक्वल टू D. तो A एप्सिलॉन 0 D एंड T आर इक्वल तो D माइनस D प्लस D बाई K. तो ये कैंसिल हो गया तो आपको मिल जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D बाई K. तो K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन 0 बाई D. So capacitance in presence of dielectric medium is dielectric constant into capacitance in presence of air because this is capacitance in presence of air जिसको हम C0 से नोट करते हैं normally, right? तो ये पहला स्पेशल केस था कि आपके पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स है उस प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया ऑफ इक्वल थिकनेस इक्वल टू प्लेट डिस्टेंस. तो कैपेसिटेंस न्यू कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर. ओके, केस नंबर 2 हमने डिस्कस किया था. व्हाट इफ आई हैव टू प्लेट्स. ओके, एंड हमने यहाँ पे वी हैव इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ इक्वल प्लेट एरिया. प्लेट एरिया इक्वल है, सिर्फ जो प्लेट डिस्टेंस है वो डिवाइड हो रहा है. तो पहला मटेरियल, पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फिर दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, so on so forth. Then you have another dielectric slab, then you have another dielectric slab, so on so forth. So if you remember, yesterday we discussed all these cases. ऐसे cases में it becomes capacitor in parallel, in series. So as you see, पहला जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, स्लैब थिकनेस T1 है, इसका स्लैब थिकनेस T2 है, कांस्टेंट K2 है, इसका कांस्टेंट K3 है, स्लैब थिकनेस T3 है. सो इट एक्ट्स एज कैपेसिटर इन सीरीज. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपके पास आएगी 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. दिस इज व्हाट यू गेट. दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी in presence of n dielectrics. तो मैंने 3 का एग्जांपल लिया है. So as you know, of course हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है कैपेसिटेंस का in presence of dielectric slab. तो आपको पता है 1/C equivalent C1 will be K1, okay, A epsilon 0 upon distance D की जगह पर थिकनेस T1 लिख देंगे प्लस T2 upon K2 A epsilon 0 प्लस T3 upon K3 A epsilon 0. ऐसे n हो सकते हैं. I am just taking example of 3 for a quick revision. That's it. Okay. तो equivalent capacity आपको मिल जाएगी 1/A epsilon 0. आप कॉमन निकालोगे T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3. ऐसा आएगा, right? So this is the general expression. क्योंकि here you have C equivalent as सब रेसिप्रोकल ले लो तो you will get A epsilon 0 by
T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3 and so on so forth. तो आपको मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन यू हैव n dielectrics inserted like this parallel to the plates of the capacitor, right? ये था सेकंड स्पेशल केस. ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया इज कांस्टेंट, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज द सेम. सिर्फ डिस्टेंस d जो है, ये डिस्टेंस d जो है, total distance d between the plates is T1 plus T2 plus T3. That is what you have. Okay, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ सिमिलरली नेक्स्ट स्पेशल केस था अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है यहाँ पे दैट इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्लैब लाइक दिस, यू विल पुट, हमारे पास जो स्लैब्स होंगे, हम स्लैब्स को हॉरिजॉन्टल इंसर्ट करने वाले हैं बिटवीन टू प्लेट्स. सो यू विल हैव हॉरिजॉन्टल oriented slabs of area of cross section A1. फिर दूसरा, and then you will have third one also. So in this case, you have something like this. तो ऐसा है, सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है. यहाँ पे a/3 एरिया ऑफ ईच स्लैब, dielectric constant is K1, K2 and for the third slab is K3. Distance between the plate doesn't change. D, तो आपको पता है कि parallel combination में equivalent is C1 plus C2 plus C3. C1 as you know is A(0) K1 upon D, है ना. तो यहाँ पे a/3, क्योंकि हर एक प्लेट का एरिया a/3 है, इसके लिए a/3. n होंगे तो a/n. मैं सिर्फ आपको रिवीजन के लिए एक सिंपल सा केस 3 कैपेसिटर का बता रहा हूँ. हमने कल n कैपेसिटर का डिस्कस किया था, तो दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन वेयर यू जस्ट हैव टू repeat the concept and I will not go in details of n capacitor. अगर n capacitor of लगाओगे तो ऐसा हो सकता है कि हर एक n स्लैब्स अगर आप लगाओगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है उन सबका एरिया इक्वल है, तो a/n, राइट. तो नेक्स्ट केस नंबर 4. केस नंबर 4 था कि जब हमने दो प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टर इंसर्ट कर दिया. I have plate 1, I have plate 2 of the capacitor and I am putting a conductor in between the plates of capacitor. तो ये था आपका लास्ट स्पेशल केस. तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर द कंडक्टर K is infinity, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था A(0) D minus T plus T by K. K is infinity, तो ये आपके पास आ जाएगा A(0) D minus T, ओके, plus T by infinity. तो ये आ जाएगा A(0) D minus T, right? Good. But you remember capacitance in presence of air. Capacitance in presence of air is A(0) by D. तो A(0) is C0D. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो C0D upon D minus T. ये आ गया आपका capacitance when you fill the space of the plate between the plates with a conductor. तो ये 4 स्पेशल केसेस हमने कल डिस्कस किए थे. Case number 1, you have 2 plates. You fill the space between the plates completely with a dielectric slab of dielectric constant K. आप जब प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है, जो गैप है, उसको आप completely fill कर रहे हो with a dielectric slab of dielectric constant K. तो in this case
capacitance becomes k times of capacitance in air. Then केस नंबर 2, जो दो प्लेट्स के बीच का गैप है उसको आप अलग अलग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर रहे हो with dielectric constant K1, K2, K3, K4, Kn with thickness T1, T2, T3, Tn. In that case, this will act as capacitance in series. And equivalent capacitance का formula यहाँ पे हमने बनाया था. Then special case number 3, you fill the gap between the two plates in a way that जो dielectric slab हमने लगाए हैं, they act as a combination of capacitors but in parallel. तो यहाँ पे area of each plate is not equal area of dielectric slab. Each dielectric slab is not equal to area of plate of the capacitor. प्लेट एरिया ए है, लेकिन जो स्लैब आपने इंसर्ट किए हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, बोल सकते हो एरिया अलग है बेसिकली, राइट. तो सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज करने से थिंग्स विल चेंज. पैरेलल, दे विल एक्ट एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. फिर लास्ट केस, instead of filling the space between the plates with a dielectric slab, अगर मैंने कंडक्टर डाल दिया तो क्या होगा? कंडक्टर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इंफिनिटी होता है, तो बेसिकली यू विल हैव इक्वेशन फॉर दैट, राइट. तो इतना हमारा लास्ट सेशन में हुआ था. वी वांट टू गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक टुडे एंड दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. सो यू हैव बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस regarding energy stored in a capacitor. So let's see what is the equation for energy stored in a capacitor. बहुत easy topic है, interesting है, इस पे questions भी आते हैं. तो हमको energy stored in a capacitor का formula derive करना है. So you have a parallel plate capacitor. हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, समथिंग लाइक दिस. इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया. अब एक सर्टेन क्वेश्चन आता है कि हम पॉजिटिव चार्ज ही डालते हैं क्या? नहीं, यू कैन पुट नेगेटिव चार्ज, यू कैन पुट नेगेटिव चार्ज, नो इश्यूज. अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डाल रहे हो तो वेरी ऑब्वियस कि जो सामने वाला प्लेट है वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फिर इस प्लेट के आउटसाइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फिर ग्राउंडिंग के हेल्प से हम नेगेटिव चार्ज को ड्रेन कर लेंगे, राइट. तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि लेट अस पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट फर्स्ट? हम ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे तो इक्वेशन में हर जगह पे नेगेटिव 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 आ जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो, ऑफ कोर्स, क्योंकि चार्ज अगर नेगेटिव है तो जहां जहां चार्ज इक्वेशन में अपीयर होगा वहां वहां मुझे माइनस क्यू लिखना पड़ेगा. तो फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ थियरी, थियोरेटिकल डेरिवेशन सिंपल करने के लिए हम बोलते हैं लेट अस पुट पॉजिटिव चार्ज, ओके. तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करते हैं. यू कैन पुट, इनफैक्ट यू डू पुट नेगेटिव चार्जेस. जब आप चार्जिंग करते हो क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं वो, you are actually charging your batteries with electrons. You are depositing electrons, negative charges. तो फिर formula में positive क्यों? Just for the sake of simplicity. That's it. Nothing else. Okay? Good. तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है. फुल्ली चार्ज है मतलब उसका कैपेसिटी जितना है 100% चार्ज है. जब वो फुल्ली चार्ज था तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V. सो व्हेन दिस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज फुल्ली चार्ज टू अ चार्ज Q, अब बोलोगे प्लस Q क्यों बोला? तो प्लस Q बोलो या माइनस Q बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात होती है यहाँ पे. तो व्हेन दिस कैपेसिटर whose capacity is C is fully charged to a charge capital Q, इससे ज्यादा चार्ज तुम भर नहीं सकते, उसका कैपेसिटी उतना ही है, तुमने फुल्ली चार्ज कर दिया. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज V, एंड we know that C is Q by V. Capacitance by definition is a ratio of charge by
potential difference. So potential difference is charge upon capacitance. Okay, अब थोड़ा सा इन डेप्थ सोचो, अगर हमारे पास यही कैपेसिटर है, मान लेते हैं आई हैव दिस कैपेसिटर। अब आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आपने चार्ज कर लिया, 100% चार्जिंग दिखा रहा है, ओके, फिर यूज करोगे, फिर बैटरी ड्रेन होगी, फिर एक स्टेज आएगा जब चार्जिंग खत्म हो गई, फिर चार्जिंग खत्म हो गई तो हम रुकते नहीं है ना कि 0% आएगा तो ही चार्ज करेंगे, 15-20% पे हम चार्जिंग पे फोन लगा देते हैं, राइट। तो मान लो हमारे पास एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेप है, ऐसा इंटरमीडिएट स्टेप है जब इस कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल क्यू था, और आपको पता है पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है चार्ज पे। रिमेंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R, यू रिमेंबर दिस, ओके। तो पोटेंशियल भी यहाँ पे कम हो जाएगा, ओके। तो पोटेंशियल आई विल डिनोट बाय स्मॉल v नाउ। ये इक्वेशन कब, ये इक्वेशन तब जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो, फुल्ली कंप्लीटली चार्ज हो, राइट, करेक्ट। अब हमारे बैटरी, हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज हो गया तो क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग ऐसा होता है कि 0% से डायरेक्ट 100% नहीं होता, इट टेक्स टाइम। even though if you have 16 watt, 18 watt, 22 watt fast charger, nowadays you have fast charger, फास्ट चार्जर भी हो तो हाफ एन आवर तो लगता है ना, कि ऐसा होता है मैंने प्लग किया 100% चार्ज, राइट। सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब क्या हो रहा है, मतलब 0 चार्जिंग से 100% चार्जिंग के बीच में कुछ स्टेप्स आएंगे, थोड़ा थोड़ा चार्ज आएगा, थोड़ा चार्ज आएगा, फिर चार्ज आएगा, फिर चार्ज आएगा। मान लो उसमें से एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेज है, जहां पे हमारे पास चार्ज Q है, स्मॉल Q। आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज नहीं है, स्मॉल Q चार्ज है, और तब पोटेंशियल डिफरेंस था स्मॉल v। तो आई कैन राइट डाउन पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v, ये कैपिटल V है फुल्ली चार्ज के लिए, स्मॉल Q by C। तो जब कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल Q था तब पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v था बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। रिमेंबर वन थिंग, कैपेसिटेंस को हम यहाँ पे भी कैपिटल C लिख रहे हैं, यहाँ पे भी कैपिटल C ही लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज यू नो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिड वी डिस्टर्ब, हमने प्लेट का साइज छोटा किया, हमारा मोबाइल फोन का बैटरी डिस्चार्ज होता था, हम उसका प्लेट एरिया छोटा करते हैं या नहीं करते, हम उसका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट चेंज करते हैं या नहीं करते। तो कैपिटल C डिनोट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, तो उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, तो दोनों ही इक्वेशन में कैपिटल C रखा है। सिर्फ जब चार्ज स्मॉल Q है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल v है, जब फुली चार्ज है तो कैपिटल Q पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सॉरी कैपिटल Q टोटल चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। अब ये सोचो, अब हमने लगाया था चार्जिंग पे, तो जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो क्या करते हो, पॉजिटिव चार्ज, आप पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी होगा वो आप लाओगे, कहां से लाओगे, इन्फिनिटी से लाओगे और उसको यहाँ रख दोगे। इन्फिनिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप घर में चार्जर को प्लग करते हो आपको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, नहीं पता होता ना आपको, यू डोंट नो, ओके गुड। सो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग चार्जेस and you are putting it on the plate, मान लो मैं dq amount of charge लाया, राइट, पहले से वहां पे चार्ज Q था, फिर मैं dq amount of charge लाके इस प्लेट पे डाल दिया, so work has to be done। क्यों? क्योंकि जो पहले से चार्ज Q था वहां पे वो अपोज करेगा, तो work done to bring small amount of charge dq is dw and that is given by, okay, this is something very important, this is given by v into dq। क्यों? आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनिशियल पहले 2-3 लेक्चर मैंने बताया था
Work done in moving a charge Q against a potential difference is QV. Work done is charge into potential difference. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे. Work done to move a small amount of charge dq against the potential V is VdQ. This is work done. एक small amount of charge को लाना है, so this is work done. That is something you should know. But you see what is potential difference? It is Q by C. So dW is Q by C dQ. ये हो गया आपका work done to increase the charge on the capacitor by a small amount dQ. So total work done क्या होगा? So total work done W is equal to integration over all small work done, क्योंकि मैं dQ चार्ज लाऊंगा, फिर मैं और dQ लाऊंगा, फिर मैं और dQ लाऊंगा, तो हर बार जब मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ ला रहा हूं तो वर्क डन हो रहा है, हर बार हो रहा है. तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन. कहां से कहां तक? मोबाइल फोन का बैटरी 0% चार्ज था. अब जब तक 100% चार्ज नहीं होता, फुल्ली चार्ज नहीं होता, कैपिटल Q तक चार्ज नहीं पहुंचता, हर बार वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? सो वर्क डन W इज नथिंग बट 0 to capital Q इंटीग्रेशन 0 to capital Q by C dQ. अब मैंने जैसे बताया कि कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्लेट एरिया और डिस्टेंस पे. तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो. 0 to capital Q dQ. अब आपको अगर मैथमेटिक्स पता है, इंटीग्रेशन x dx इज x square by 2, इंटीग्रेशन Q dQ इज Q square by 2. Q square by 2 between limits 0 to capital Q. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो अब यहाँ पे. सो वर्क डन इज 1 by C 2C, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है. कैपिटल Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि मैंने अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट किया. सो दिस इज व्हाट यू हैव. तो यू हैव वर्क डन W इज इक्वल टू Q स्क्वायर by 2C, राइट? But what you know is, let me call this equation number 1. But when the capacitor is fully charged, you have potential difference capital V, which is Q by C. Therefore, you have Q is equal to C into potential difference capital V. Then you will substitute instead of Q, C into V. तो ये जो C स्क्वायर और V स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ Q की जगह पे मैंने CV डाला है अपॉन 2C. एक C कैंसल. तो वर्क डन W is 1/2 CV square. Equation number 2. Okay. Also, as you already know that Q is C into V, तो आप लिख सकते हो इसको 1/2 CV स्क्वायर को CV into V ऐसा लिख दो. तो यह आ जाएगा 1/2 Q into V. ओके, इक्वेशन नंबर 3. तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, वर्क डन to charge a capacitor to its full capacity, या फिर इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 3, this all equations are equations of work done. And this work done, since it is energy, it can neither be created nor be destroyed. This energy is stored in the form of potential energy, जिसको आप electrostatic energy भी बोलते हो, in a capacitor. So this is the equation for energy stored in capacitor. सिंपल, राइट? कितना सिंपल था. तो जब आप Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट कर रहे हो एक कैपेसिटर पे, तो इक्वेशन 1, 2 and 3 गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, राइट? गुड. मैं वापस बता देता हूं, फिर हम लोग नोट डाउन कर लेंगे. दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल एक्सप्रेशन. सिर्फ आपको ध्यान देना जरूरी है, दैट्स ऑल. It's a pretty simple expression. तो हमें क्या करना है? हमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का इक्वेशन डिराइव करना है, राइट? हमारे पास एक कैपेसिटर है. अगर वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, तो in that case capacitance is given by Q, which is maximum charge that you can deposit on a capacitor, by V, where capital V is the potential difference between the plates of capacitor when it is fully charged. तो हम जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, उसमें जो बैटरी होती है, कैपेसिटर होता है, वो क्या बाय डिफॉल्ट
हमेशा फुल्ली चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे यूज करोगे तो उसका बैटरी, उसका एनर्जी कम होता जाएगा, मतलब ड्रेन होगा बेसिकली। तो ऐसा है, इन सच केसेस यू विल हैव टू चार्ज दिस कैपेसिटर विथ टाइम, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप था। मेरे मोबाइल फोन का बैटरी 0 हो गया था, मैंने चार्जिंग चालू किया। ओके, तो देयर इज सम चार्ज क्यू ऑन दिस कैपेसिटर, स्मॉल क्यू। अब मुझे चार्जिंग हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? चार्ज इज कमिंग एंड गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो जब भी चार्ज आएगा तो देयर इज अपोजिशन, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको अपोज करेगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू ब्रिंग charge dq against the potential difference small v is dw equal to v dq। स्मॉल v क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं था, जब इस कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल q था, तब पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v था। So potential difference small v is q by c when the capacitor was not fully charged। इंटरमीडिएट स्टेप है, 0 बैटरी से 100% बैटरी तक का जो बीच का स्टेप है वो है। हमने dq चार्ज लाया तो वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज q ऑलरेडी वहां पे प्लेट पे है, वो अपोज करेगा, उसके फील्ड के अगेंस्ट आना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। सो दिस इज dw इक्वल टू v इज q by c dq। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग dq चार्ज। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन टू चार्ज a capacitor from 0 value to full value is dw integration over dw। तो ये आ जाएगा 0 to q, this is q by c dq। therefore work done w is 1 by c integration 0 to q dq, right? therefore this is 1 by c, q का इंटीग्रेशन q square by 2 होता है 0 to q। so you have this as 1 upon 2c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिल गया q स्क्वायर बाय 2c। ये आ गया वर्क डन का एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, बट यू नो, as you know, potential difference capital V when the capacitor is fully charged is capital Q by capital C, therefore Q is C into V, therefore work done W is 1/2 Q square मतलब C square V square अपॉन C, एक एक कैंसल, मतलब हाफ CV square। okay, similarly I can write this as 1/2 CV into V, V square को सिर्फ अलग कर दिया तो हाफ Q into V। तो ये जो तीन इक्वेशन है, this one and this particular equation over here, these three equations are equations of energy stored in a capacitor। simple। all right, so let's put it point by point। डायग्राम की यहाँ पे हमको as such जरूरत नहीं पड़ने वाली है, it was just for your understanding, you don't need to have diagrams in this case। okay, तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर या फिर एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। तो दोनों एक ही बातें हैं, इफ यू वांट टू राइट डाउन इन एनी वे। सो लेट्स स्टार्ट, इजी है। व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, जब मैं चार्ज बोल रहा हूं तो मैं फुल्ली चार्ज बोल रहा हूं। व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, when a capacitor is charged, okay, some work is done during the process of charging, is done during the process of charging
Okay. This work done is stored in the form of energy. So when a capacitor is charged, some work is done during the process of charging, which is stored. This work done is stored in the form of electrostatic energy. ये potential energy ही होता है, by the way, in the form of electrostatic energy in the capacitor. In the capacitor. Okay. Let us say, let capital Q be the charge on the insulated plate. मैंने बताया था कैपेसिटर में एक प्लेट इंसुलेटेड होता है on insulated plate. Okay, of capacitor and capital V be the potential difference between the plates when it is fully charged. When it is fully charged, then of course you can write potential difference capital V is capital Q by C, equation number 1. Okay, let us say, let small q and V be the charge and the potential difference, be the charge and potential difference respectively. At an intermediate stage. मतलब 0 चार्जिंग से 100% चार्जिंग के बीच का एक स्टेज है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. Then so इस इंटरमीडिएट स्टेज पे V will be Q by capital C, equation number 2. This is what you will have. Okay. अब as I told you, अब अगर हमको small amount of charge dq लाना है तो चार्ज को बढ़ाना है प्लेट पे कैपेसिटर के, तो फिर वर्क डन करना पड़ेगा. So let TW be the work done in depositing an additional charge dq on the insulated plate of the capacitor against the potential at certain instant during charging. During the process of charging. Then, of course, you will have work done as
potential difference at that point of time, जब चार्ज स्मॉल q था तब पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v था, अब हमको dq अमाउंट ऑफ चार्ज लाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस v के अगेंस्ट हमको dq चार्ज लाना है, तो वर्क डन होगा. So this is equal to q by c dq. dw is this, equation number 3, right? Therefore the total work done, therefore the total work done in charging the capacitor, in charging the capacitor from charge 0 to charge capital Q, 0 चार्जिंग से टोटल कैपिटल Q चार्जिंग तक ना कैसे आएगा, by integration. So can be obtained by integration. क्योंकि हर बार जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq ला रहे हैं तो हर बार वर्क डन करना पड़ेगा. Therefore total work done is integration from q equal to 0 to q equal to capital Q dw. So I can write down this as from 0 to capital Q, this is q by c dq. Therefore you have w is equal to 1 by c, 0 to q dq. Therefore you have w equal to 1 by 2, 1 by c, q square by 2, 0 to capital Q. Therefore you have this as q square by 2c, right? So this work done is stored in the form of energy. Okay, equation number 4. This work done is stored in the form of electrostatic energy, in the form of electrostatic energy in the capacitor, okay. So you can say therefore electrostatic energy U is W, that is q square by 2c, equation number 5 if I'm not wrong. Okay. Some students get confused over here. I mean they say कि electrostatics कहाँ से हुई है, हमने तो चार्जेस को मूव किया. हाँ लेकिन चार्जेस को मूव करने के बाद तो चार्जेस एक ही जगह पे है ना, तो फाइनल स्टेज क्या है चार्जेस का, स्टैटिक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है. ओके, सो बट as you know, what do you know is, of course, C is equal to Q by V. So therefore, Q is equal to CV, right? Therefore, equation 5 becomes potential energy, which is electrostatic energy, that is C square V square by 2C. एक C कैंसिल हो जाएगा, 1/2 CV square. Therefore U equal to 1/2 CV square, equation 6. Therefore you can write U is equal to 1/2 C into V, C into V into V. V square को 2 बार लिख दिया हमने. So therefore you have this as 1/2 Q into V, equation number 7, because CV is Q into V. Okay, right? So therefore equation number 5, 6 and 7 gives energy stored in the capacitor, energy stored in a capacitor.
So we are done. That's it. Okay. So इतना easy सा ये topic था. Was nothing in this topic at all. Of course, if you remember basics, तो कुछ भी नहीं है ये. Let's do some numericals now. We are left with only 2 theory topics. One is displacement current, other is Venn diagram generator. So I will take it in the next session, and then we will do unsolved examples. So I am expecting by the end of this week, we will finish this chapter. Example 8.17. So a parallel plate capacitor has an area of 4 centimeters square and a plate separation of 2 mm. Number 1, calculate its capacitance. Number 2, what is its capacitance if the space between the plates is filled completely with dielectric having dielectric constant of 6.7? Easy question. What is given to us first? First thing that is given to us is area, that is 4 centimeter square. तो 4 centimeter square को convert कर लो मीटर स्क्वायर में, 4 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर. दूसरा प्लेट सेपरेशन मतलब d की वैल्यू दी है 2 mm, that is 2 into 10 power minus 3 meter. Okay, what you are supposed to find out is, आपको पहला फाइंड करना है what is capacitance. Okay, C air फाइंड करना है. दूसरे केस में पूछा है what is capacitance in presence of dielectric medium. ये दोनों चीजें फाइंड करनी है आपको. तो formulas I hope you already know. You know this thing. Capacitance in presence of air, as I am telling you again and again, it is A epsilon 0 by D. And second, capacitance in presence of dielectric medium is K times of C air. और K की वैल्यू भी आपको दी है. They have also given you dielectric constant as 6.7. ये दिया हुआ है आपको. So it is a very simple question. First part is capacitance in presence of air only, A epsilon 0 by D. So this is equal to A की वैल्यू 4 into 10 power minus 4. epsilon 0 की वैल्यू नहीं दी है आपको. Doesn't matter, पर पता होना चाहिए. It is 8.85 into 10 power minus 12 upon D. 2 mm है, 2 into 10 power minus 3 मीटर है. 1 जा and 2 जा तो कुछ नहीं है. ऊपर 10 का पावर minus 4 minus 12 minus 16, और ये ऊपर जाएगा, नीचे का जो 10 पावर minus 3 ऊपर आगे प्लस होगा तो minus 13 और 10 पावर minus 13. ओके, 2 into 8.85, 8 to the 16, 85 2 जा 170, 1.7 ऐड कर दो 16 में तो 17.70 आएगा. 17.70 if I am not wrong. Okay, right. This is what you should get, right? ये आ गया 10 power minus 13 में. As I told you, normally हम लोग कैपेसिटी लिखते हैं टाइम मिली फैरेड मतलब 10 power minus 3, माइक्रो फैरेड 10 power minus 6, ओके, नैनो फैरेड 10 power minus 9, पिको फैरेड 10 power minus 12 ऐसा लिखते हैं. तो 10 power minus 12 में लाओ इसको, नियरेस्ट पावर में एडजस्ट करो. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने ऐसा रखा तो. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू क्यों पिको फैरेड में कन्वर्ट नहीं किया, बट इट्स गुड. तो आप क्या करोगे, इसको 10 पावर 1.770 into 10 power minus 12 फैरेड में कर दोगे. सो दिस इज ऑलवेज इज रिक्वायर्ड. ओके, राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव. गुड. Number 2. Number 2 is capacitor in presence of dielectric medium, which is K times of C air. तो आ गया ये. K की वैल्यू 6.7 है, into C air is 1.770 into 10 power minus 12. 6.7 into 1.7, so that is roughly approximately 7.90 into 10 power minus 12 farad. ऐसा आएगा. तो यह आ गया कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन 8.18.
In a capacitor of capacitance 20 microfarad, the distance between the plates is 2 mm. If the dielectric slab of width 1 mm and dielectric constant 2 is inserted between the plates, what is the new capacitance? तो आपको capacitance in presence of air दिया हुआ है, that is 20 microfarad. इसको C0 भी बोलते हो आप, by the way. Distance between the plates is 2 mm, that is 2 into 10 power minus 3 meter. Dielectric slab का thickness T is 1 mm, मतलब 10 power minus 3 meter, and dielectric constant K is 2, which is inserted between the plates of capacitor. You are supposed to find out what is the new capacitance. Okay, this is what you're supposed to find out. मतलब ऐसा क्वेश्चन है, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 of the capacitor, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में you will be inserting, क्योंकि ये distance between the plates is 2 mm, तो आप इसको इन दोनों प्लेट्स के बीच में 1 mm का स्लैब डाल रहे हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब. I will keep this for your reference. Okay, so you have thickness of the plate T, you have distance between the two plates as D, ऐसा है. Okay, so formula, it is simple. You know what is the formula, by the way. You know, अभी हमने देखा था, just now we saw C air is A epsilon 0 by D, and C in presence of dielectric slab is A epsilon 0 by D minus T plus T by K. This is what you have. So this is what you have over here. Okay, so easy question hai. Let's solve this. So first of all, what I will do is मैं दोनों को divide कर देता हूँ. So if I divide C medium by C air will be equal to A epsilon 0 upon D minus T plus T by K divided by A epsilon 0 by D. Cancel, cancel. तो आपको ये मिल जाएगा D upon D minus T plus T by K. तो ऐसा आपको मिल जाएगा, राइट? मतलब what you will have is ultimately what you will get is this by K. एक minute, let me make some space. All right, so by K into C air ऐसा है. तो अब इस फॉर्मूला में आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है. That's all you are supposed to do. Take this formula. D की वैल्यू थी 2 into 10 power minus 3, 2 into 10 power minus 3 minus 10 power minus 3, क्योंकि T की वैल्यू 1 mm थी, प्लस 10 power minus 3 और K की वैल्यू 2 थी, और C एयर था 20 माइक्रोफैराड. 20 माइक्रोफैराड. इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 2 into 10 power minus 3 into 20 अपॉन 2 में से 1 गया है ना, 2 into 10 power minus 3 minus 10 power minus 3, तो 10 power minus 3 बचा, प्लस 0.5 into 10 power minus 3. तो ऐसा हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आएगा 2 into 20 into 10 power minus 3, नीचे आएगा 1.5 into 10 power minus 3, और याद रखना ये माइक्रोफैराड में याद चल रहा है. कैंसल, कैंसल. This is what you have. Okay, तो अब you have 40 by, मैं और सिंप्लीफाई रखता हूं उसको, 2 into 20, 1.5 is 15 into 10 power minus 1, 3s and 4s. या फिर सीधा सीधा आप ऐसा भी कर सकते थे, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो, doesn't matter.
तो ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा आपका 40 into 2 80/3 माइक्रोफैरड। 80/3 माइक्रोफैरड आ गया आपका कैपेसिटेंस। इधर यू कैन कीप इट लाइक दिस, या फिर इसको 26.66 ऐसा आता है ये। तो आ गया आपका फाइनल आंसर। तो व्हाट वी हैव डन इज नथिंग बट, हमने सिर्फ यहाँ पे दो फॉर्मूलाज यूज किए, दोनों को डिवाइड किया, है ना, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम हमको पता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हमको पता है, फॉर्मूला डिवाइड किया, डी और टी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए एंड सिंपलीफाई किया। दैट्स ऑल वी हैव डन। ओके, सो ऐसा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल स्टॉप here and we'll continue with more questions in the next session.